एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा था। पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन और एसएचएम क्या होता है ये समझा था। उसके बाद हमने ऑसिलेटरी मोशन इन आर्बिट्ररी पोटेंशियल वेल, इसको भी पूरा डिटेल में स्टडी किया था। और लास्ट में हमने ये देखा था, एसएचएम की डेफिनेशन में भी हमने ये देखा था कि जब फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और F इज इक्वल टू माइनस का kx, जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस टाइप के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, है ना। ऐसे ऑसिलेशन यानी कि जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता हो लेकिन जो लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स है वो माइनस kx के बराबर हो, जहाँ पर k एक कांस्टेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसी को आज हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसएचएम के केस में F जो है वो माइनस kx के बराबर होता है, ठीक है, और F माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स की क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज़ भी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। और इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 1/2 kx स्क्वायर की क्या होती है, बराबर होती है, जहाँ पर k जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट कह सकते हैं हम इसको। और जब भी इस मोशन में कोई चीज़ अपनी मीन पोजीशन से दूर हटती है तो रीस्टोरिंग फोर्स उसे वापस अपनी मीन पोजीशन में लगाने की, मीन पोजीशन में लाने की क्या करता है, कोशिश करता है। यानी कि इस केस में फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ऐसे मोशन को ही हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, कि जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसके मोशन को हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो आप जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू ma होता है, ठीक है, लेकिन a जो है एक्सीलरेशन वो क्या होता है, dv अपॉन dt के बराबर होता है ना। वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ उसके बराबर। और f को हम v को हम dx बाई dt लिख सकते हैं, d बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा फोर्स होता है वो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट के सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के क्या होता है, बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। इससे हमने किससे निकाला है, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, है ना। न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमने फोर्स की क्या निकाली है, वैल्यू निकाली। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स जो है वो माइनस kx के बराबर होता है। दोनों को हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, दोनों एक ही चीज़ की वैल्यू है ना, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। तो उससे हमें मिलेगा, इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 की क्या कर लेते हैं, बराबर। तो उससे हमें मिलेगा m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का kx, ठीक है। m को दोनों इक्वेशन में, m यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ किस में भेज देते हैं, डिवाइड में। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का km इंटू एक्स, ठीक है। km अपॉन एक्स, ये k अपॉन m जो है दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। k भी कांस्टेंट होता है, मास भी कांस्टेंट होता है। तो k अपॉन m को हम लिख लेते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये भी क्या बनेगा, एक नया कांस्टेंट बनेगा। तो हमें ये इक्वेशन क्या मिल जाएगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। और ये माइनस में है, इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होती है ये हमारी एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैथ्स में आप पढ़ चुके होंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये हमारी क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन कहलाती है। इसे ही हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। हम कभी भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेलोसिटी, है ना। अब हम एक एक करके वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी चीज़ें निकालेंगे। तो किस वेलोसिटी से कोई भी चीज़ जो है वो ऑसिलेशन करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन को पहले तो लिख लेते हैं, इसी को यूज़ करके हम निकालेंगे, ठीक है।
इससे हमें क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय डी एक्स अपॉन डी टी, यानी वेलोसिटी से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड्स, दोनों तरफ इक्वेशन में हम डी एक्स अपॉन डी टी से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये जब हमारा आंसर निकल के आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है, तो dx अपॉन dt की जगह मैं क्या लिख लेती हूँ, v यानी वेलोसिटी, ठीक है। ये यहाँ तो हो गई वेलोसिटी। अब ये इसको हमने अभी पीछे देखा था कि ये कुछ इस तरह से होता है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, तो dv अपॉन dt। अभी हमने देखा था ना, ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन क्या होता है, ये अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, ये रहा देखो, ठीक है, डी वी अपॉन डी टी, फिर इसको फिर से डबल डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो इस चीज़ को हम, यानी कि एक्सीलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है ना, तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी की जगह अगर मैं वेलोसिटी लिख दूँ तो एक्सीलरेशन क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। इस साइड में हमको कोई चेंज नहीं करना है, होगा क्या, dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मिला v dv इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। दोनों साइड का हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते, क्या कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ v dv माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है। इंटीग्रेट करने पर v dv है ना, यानी कि पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2। इसी तरह से x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, और क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किया है तो साथ में हम क्या लगा लेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमें इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, है ना। c इज इक्वल टू क्या है हमारा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं, है ना। क्या कंडीशन लगाते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो आयाम या फिर जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, a है। आयाम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं आपको एक पेंडुलम के एग्जांपल से समझाती हूँ, ये पेंडुलम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता, तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है, इसे हम इसका क्या कहते हैं, आयाम या फिर एक्सीलरेशन कहते हैं। और जब कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला ऑब्जेक्ट अपने पूरे एम्पलीट्यूड को कवर कर लेता है, यानी अपने आयाम की स्थिति पर पहुंच जाता है, उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 1 सेकंड के लिए, मतलब कुछ मिली सेकेंड्स के लिए उसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगी। फिर वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या करेगा, उल्टी डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा, लेकिन एक बार के लिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं कंडीशन लगाती हूँ कि अगर x जो है वो a के बराबर है तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन को मैं इसमें अगर अप्लाई करूँ तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो गई, 0/2 भी 0 होता है, माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर, x की जगह पर मुझे क्या रखना है, एम्पलीट्यूड, ठीक है, और प्लस c। तो यहाँ से मुझे c की वैल्यू मिलेगी, ये नेगेटिव में है, यहाँ पॉजिटिव में आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। इस वैल्यू को, इसको मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 बना लेती हूँ, यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेती हूँ। तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, है ना। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो हमें मिलेगा v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों में से ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और ये प्लस में है और ये माइनस में है ना। तो इसको मैं आगे लिख लेती हूँ a स्क्वायर और इसे मैं पीछे लिख लेती हूँ x स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड का रूट निकालूंगी तो मुझे वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यानी अगर कोई चीज़
अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसके लिए वेलोसिटी को हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक हमने दो चीज़ें निकाली हैं, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके बाद हमने कैलकुलेट किया है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो अब हम क्या करते हैं, हमने वेलोसिटी निकाली ना, अब क्या निकाल लेते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस इक्वेशन को मैं फिर से लिख लेती हूँ, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v को मैं लिख सकती हूँ dx अपॉन dt। ठीक है, v यानी वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगी, dt को तो इधर भेज देती हूँ, यानी कि x वाली टर्म्स को एक साइड ले लेती हूँ और जिन टर्म्स में x नहीं है उनको दूसरी साइड शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा, इनको शिफ्ट करने पर dx अपॉन ये टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ किस में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, इज़ इक्वल टू ओमेगा, ये यहाँ डिवाइड में थी, किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, यानी दोनों साइड का क्या कर लेंगे, हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन करने पर मुझे मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा कॉन्स्टेंट है और यहाँ पर मिल जाएगा डी टी। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारे एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, और वो फंक्शन कौन सा है, वो फंक्शन है साइन इनवर्स x अपॉन ए, है ना। ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये फॉर्मूलाज आप मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इन्वर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाला था। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, साइन इनवर्स x अपॉन ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसकी जगह पर मैं लिख लूँगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, इज़ इक्वल टू ओमेगा और डी टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टी। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन नहीं, सॉरी, इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पर ओमेगा और डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी। अब क्योंकि मैंने इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया है तो मुझे इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट हम क्या मान लेते हैं, फाई। अब आपने पढ़ा होगा फाई जो होता है वो किसी भी चीज़ की फेज़ को रिप्रेजेंट करता है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कला, है ना, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो उसके एंगल को रिप्रेजेंट करता है ना। अब यहाँ पर जो फाई है वो पार्टिकल की इनिशियल फेज़ है, क्या है, इनिशियल फेज़ या फिर प्रारंभिक कला को क्या करता है, डिनोट करता है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये क्या हो गया, फाई। और क्योंकि किसी भी पार्टिकल की इनिशियल फेज़ या प्रारंभिक कला क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब तक आपने उसको मोशन शुरू ही नहीं कराया है तो उससे पहले की फेज़ क्या चेंज होगी, नहीं होगी। उससे पहले उसकी फेज़ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, साइन इन्वर्स है ना, तो दोनों साइड साइन से क्या कर लेती हूँ, मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो साइन से साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मुझे मिलेगा x अपॉन ए और यहाँ पर साइन से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ओमेगा टी प्लस फाई। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर जो साइन इन्वर्स है उसे यहाँ पर भेजेंगे, इस RHS में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये a क्या है, डिवाइड में है, यहाँ किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये है हमारा फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल का। किसी टाइम t पर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो उसके लिए हम ये, जैसे कि t टाइम पर ये यहाँ कहीं पहुँच गया है ना, ये वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं इस फॉर्मूले को क्या करूँगी, यूज़ करूँगी। ठीक है, वैसे भी जब हम डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं तो वो एक साइन फंक्शन होता है ना। ठीक है,
तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ कहाँ तक जा सकती है उसे क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ पर फाइव उसकी क्या होती है? इनिशियल फेज होती है। ओमेगा क्या होता है उसका? ओमेगा होता है उसका कोणीय वेग, है ना, एंगुलर वेलोसिटी, और टी यानी कि टाइम। तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। इस वीडियो में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन को कैलकुलेट किया, ठीक है, जो कि हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। उसके बाद हमने इसके लिए वेलोसिटी को कैलकुलेट किया, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया, जिसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला था, डिराइव किया था। उसके बाद हमने इसके डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया, जो कि ये वाला फॉर्मूला इसके लिए हमने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइम पीरियड और एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के लिए भी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।